हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। इसमें से मैंने काफ़ी क्रिस्प कर दिया आपके लिए, एक्सक्लूसिवली आपके लिए काफ़ी क्रिस्प कर दिया इस चैप्टर को, एकदम क्रिस्पी बना दिया, एकदम मसालेदार, एकदम टेस्टी बना दिया। सो आपको खाने में मज़ा आएगा। इन शॉर्ट आपको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो ये वीडियो देख लो, आपके 4 से 8 नंबर श्योर है, 100% है, 101% है। आप चाहो तो 1.5x करके देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू क्या क्या है वो जान लेते हैं। की फीचर्स क्या है डिजिटल ऑडिट के, आईटी एनवायरनमेंट को हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई आईटी एनवायरनमेंट कैसा है एंटिटी का, वो हमको कैसे पता चलेगा। रिस्क हमको एसेस करनी है, वो कैसे पता चलेगा। साइबर रिस्क क्या होती है वो हमको कैसे पता चलेगा। टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रही है ऑडिट के अंदर, वो हमको कैसे देखना है। ऑटोमेशन इन ऑडिट, वो हमको कैसे चेक करना है। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होंगे हमारे ऑडिट के, प्रोसीजर क्या होंगे, एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ठीक है। ये एक छोटी सी केस स्टडी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सी सार बात है, डिजिटल ऑडिट क्या होता है। डिजिटल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि भाई हम अश्योरेंस प्लेस कर रहे हैं ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम। सिंपल सी बात है, आज हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं, आइडियली हमको 2 सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं मेजरली, टेली और एसएपी, ठीक है। टेली जो लेजर डंप करके दे रहा है, जो लेजर का हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, वो बेसिकली कंप्लीट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को डिजिटली चेक करनी है। सो यही कॉन्सेप्ट है डिजिटल ऑडिट का। सो आज हम जो भी रिपोर्ट्स पे, टेली हो गया या एसएपी हो गया, उसके डंप पे जो भी हम लोग रिलाई कर रहे हैं, सो उसी को बोलते हैं सर हम लोग डिजिटल ऑडिट। उसकी हमको ऑडिट कैसे करनी है, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी, उसका कट ऑफ हमको कैसे पता लगाना है। सो प्लेसिंग अश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम, उसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल ऑडिट। सो बेसिकली देखो, डिजिटल ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि जो भी टेली हो गया या एसएपी हो गया, राइट। सो उसमें पर्सन्स ऑथराइज्ड है या नहीं है एंट्री करने के लिए, पर्सन्स को यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है या नहीं दे रखा। अभी जैसे ऑडिट ट्रेल की भी रिक्वायरमेंट आ गई कारों के अंदर, सो वो भी एक सॉफ्टवेयर में ये मांगता है कि भाई जो भी आपने चेंजेस किए उसका प्रॉपर्ली लॉग मेंटेन्ड है या नहीं, चेंजेस किसने किए, किसने किए, किसने ऑथराइज किए और कौन सी डेट को किए और कौन से टाइम पे किए, टाइम स्टैम्प एंड डेट स्टैम्प भी वो मांगता है। सो ऑडिट ट्रेल की रिक्वायरमेंट अलोंग विद डिजिटल ऑडिट, इट मेक्स अ सेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, सो सर की फीचर्स क्या है हमारे ऑडिट के, डिजिटल ऑडिट के, व्हाट आर द की फीचर्स। सो सबसे पहला की फीचर क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू ऑडिटिंग। ऑब्वियसली बात है कि टेली में हर दिन अपडेट आता रहता है। अभी पहले टेली प्राइम चल रहा था, अभी चल रहा है टेली एडिट लॉग गोल्ड वर्जन। सो वो हमको एक एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग देता है, एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भाई हमारी रिपोर्ट सारी सही होगी। सो पहला पॉइंट हो गया आपका लेटेस्ट। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आपके लिए कीवर्ड्स है, वही आपको एग्जाम में मेंशन कर दो कि आपका काम हो जाएगा। आगे पीछे के वर्ड्स नो डाउट एड लेस करने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये जो मेन है वो कीवर्ड्स है वो आपको मेंशन करने हैं अपने आंसर के अंदर। सो सबसे पहला पॉइंट है कि फीचर क्या है भाई, डिजिटल ऑडिट है उसके फीचर क्या है। तो सबसे पहला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा किसको, ऑडिट को। ये इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ठीक है, एंड मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट भी मोर रिलायबल होगी क्योंकि डिजिटल अच्छे से वो ऑडिट कर पाएगा। तीसरा, सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट। ऑब्वियस सी बात है, आज सिस्टम के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, किसी से भी लिंक कर सकता हूँ। सो मेरे का टाइम भी बचेगा, मेरा कॉस्ट भी बचेगा और मेरे एफर्ट्स भी बचेंगे। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होगी। ऑब्वियस सी बात है कि आज मैं जो पीओ का जनरेट करूंगा, सो फॉर एग्जांपल मेरे वेंडर एक्स को जो पीओ दिखा वही फॉर्मेट में वेंडर वाई को दूंगा। सो प्रोसेस भी हमेशा मेरी स्टैंडर्डाइज रहेगी कि पहले ये अप्रूव करेगा, फिर ये अप्रूव करेगा, फिर जनरल मैनेजर, फिर एचओडी अप्रूव करके मेरा पीओ जाएगा। सो एक प्रोसेस भी सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा आपको एंड टू एंड प्रोसेस का। सो आपको सबसे पहले जैसे क्या हुआ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन बना, उसके बाद क्या होगा, पीओ बनेगा, उसके बाद क्या आएगा, गुड्स आएंगे तो जीआरएन बनेगा, उसके बाद इनवॉइस की एंट्री होगी। सो ये मेरा एक एंड टू एंड प्रोसेस का क्या दे देगा, ओवरव्यू कि भाई परचेज रिक्विजिशन कितने का रेस किया, 10 क्वांटिटी का, तो पीओ भी 10 क्वांटिटी का ही होना चाहिए, 10 से ज़्यादा का नहीं, 10 से कम का नहीं। ऑब्वियसली बात है, जीआरएन भी वेंडर भी कितनी क्वांटिटीज बेचेगा, 10 क्वांटिटी, और इनवॉइस भी कितनी क्वांटिटी का होगा, 10 क्वांटिटी का। सो बेसिकली हम लोग 3 वे मैच 4 वे मैच हम लोग कर सकते हैं कि पीओ की क्वांटिटी पीआर से इक्वल है, जीआरएन की क्वांटिटी पीओ की इक्वल है और इनवॉइस की क्वांटिटी जीआरएन पीओ से इक्वल है, राइट। देन
इट क्रिएट ए फ्यूचर फॉर ए डिजिटल स्ट्रेटजी एंड पेव वे फॉर अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल लोग क्या है कि कंपनीज पहले टेली अच्छे से यूज़ करते थे, अब टेली से जो बड़ी कंपनीज है वो किस पे शिफ्ट हो रही है, एसएपी पे। तो वो हमेशा एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा हमारे लिए होता है एंड हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन बना पाते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, सो हमको क्या करना है। सो वो एक एक्शन प्लान भी हमारे लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो बेसिकली 6 फीचर्स है हमारे इसके डिजिटल ऑडिट के। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, सेविंग इन टाइम कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए अभी सर हमारे चलो हमने ये समझा फीचर्स क्या क्या है, लेकिन व्हाट आर द एडवांटेज, क्यों डिजिटल ऑडिट का क्या एडवांटेजेस रहेंगे। बहुत ही कॉमन वाले पॉइंट है, बहुत ही कॉमन सेंस वाले पॉइंट है। सबसे पहले एनहेंस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ऑब्वियस ही बात है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग कैन स्टैंडर्डाइज, क्योंकि जो प्रोसेस है मेरी वो स्टैंडर्डाइज हो सकती है और रूटीन टास्क कैन बी ऑटोमेटेड। जो भी मेरे रूटीन टास्क है, जैसे ही मैंने जीआरएन बुक किया वैसे मेरी इन्वॉइसिंग की एंट्री भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। कौन सा लेजर हिट करना है वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। सो बेसिकली क्या हो गई, मेरी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होगी। जैसे ही प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाती है वैसे ही मेरी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। बेटर ऑडिट क्वालिटी, ऑब्वियस ही बात है ऑडिट क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी क्योंकि आप मैसिव वॉल्यूम ऑफ जो डेटा है ना वो क्विकली आप रन कर सकते हो। कॉस्ट लोअर होगी, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि शॉर्टन द टाइम नीडेड टू कंप्लीट एन ऑडिट। ऑडिट का टाइम कम लगेगा क्योंकि डिजिटल ऑडिट है। पहले जो बही खाते होते थे उनको टिक 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 करना और अभी ऑडिट के सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑडिट करना, इट्स ए डिफरेंट थिंग। फिर आ गया मेरा बेटर एनालिटिक्स। ऑब्वियस ही बात है कि भाई पीओ इतने के बने तो जीआरएन कितने के बने, तो मैं एनालिसिस प्रॉपरली कर पाऊंगा, ठीक है। सो इंप्रूव्ड एनालिटिक कैपेबिलिटीज, ट्रेंड्स एंड पैटर्न, चैलेंजिंग टू स्पॉट मैनुअली। सो फॉर एग्जांपल भाई मैंने देखा कि एक ही दिन में पीओ बना, सो सेम डे, ठीक है ना, सेम डे पीओ बना, कस्टमर डिफरेंट थे, ठीक है, डिफरेंट कस्टमर थे सॉरी, सेम डे पीओ बना, डिफरेंट कस्टमर थे, सेम लोकेशन थी और सेम गुड्स थे, तो फिर प्राइस में डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैंने दो वेंडर है, एक्स में को बेचा 100 में और वाई को बेचा 150 में, तो ये डायरेक्टली मुझे क्वेरीज मिल जाएगी, डायरेक्टली मुझे ऑडिट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। सो मैं एनालिटिक्स बेटर कर पाऊंगा। इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो स्ट्रीमलाइन टेस्टिंग है वो इंप्रूव करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर को। मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि भाई परचेज में रिस्क है या सेल्स के अंदर रिस्क है, ठीक है। चलो फिर अगला आता है सर व्हाट आर द कंसिडरेशन। अब हमें क्या कंसिडर करना है। आज फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है जिसका टर्नओवर 50 लाख है या 10 लाख है, क्या उसको एसएपी इंप्लीमेंट करना, वेदर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव? नो, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 10 लाख का उसका टर्नओवर है और एसएपी का जो कॉस्ट है वो है 1 करोड़। क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो उसके लिए आइडियली या तो टेली में कर ले या फिर नॉर्मली जो मैनुअली वो करता है वैसे कर ले। सो व्हाट आर द कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ऑडिट। सो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नो वॉट बिजनेस बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव विद ऑटोमेशन। चलो आज आप टेली से एसएपी में शिफ्ट हो रहे हो, सो आपका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, पहले वो जानो। क्या बिजनेस की नीड है, क्या बिजनेस की रिक्वायरमेंट है? यस, तो फिर आगे बढ़ो। देन थिंक पीपल फर्स्ट एंड डू नॉट अंडरस्टिमेट चेंज इज डिफिकल्ट। हमेशा देखो जनरली क्या होता है कि कोई भी चेंज आता है ना जीवन में, परिवर्तन ही संसार का नियम है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही चेंज आएगा ना सब लोग बोलेंगे अरे यार कहाँ नया सॉफ्टवेयर ला रहे हो। अब तो सिंपल सा एक काम करो, हम लोग टेली में एंट्री कर रहे थे, अब जैसे नॉर्मली क्या होता है बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बीकॉम एमकॉम वाले जो होते हैं अकाउंटेंट मेनली वो होते हैं, तो उनको क्या नया सॉफ्टवेयर आता नहीं, वो बोलते हैं यार साहब हमको टेली ही आता है, तो टेली ही आप हमेशा हमको दो। टारगेट द राइट प्रोसेस एंड देयर इज अ की फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रोसेस कौन सी ऑटोमेट हो सकती है। ऐसा मत रखो कि भाई ये हाइब्रिड है, ये प्रोसेस ऑटोमेटेड है, आइदर फुल्ली ऑटोमेटेड आइदर तुम्हारा फुल्ली मैनुअल, ये चीज़ रखो। सो आपका क्या होगा कि इजीली आप टारगेट कर पाओगे राइट प्रोसेस को। ऑटोमेशन इज नॉट ए स्टैंड अलोन सॉल्यूशन एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली बात है ऑटोमेशन हर जगह आप ऑटोमेट नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको चीज़ों को मैनुअली, जैसे वेरिएंस एनालिसिस है, सो वो आपको चीज़ों को फैक्चुअली समझना पड़ेगा कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, बिजनेस का सिचुएशन क्या है उस टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि भाई इसको 100 में बेचा, इसको 150 में बेचा, सो पता चला कि ये जो वाई ग्रुप है ना ये 1 टाइम कस्टमर है, ये एक टाइम आया, लेकिन एक्स है ना ये मेरा सेल्स का 80% रेशियो कवर करता है। सो फिर ऑब्वियस ही बात है मैं इसको सस्ते में बेचूंगा एंड ये 1 टाइम कस्टमर है इसीलिए। सो ये चीज़ें किसको पता नहीं चलेगी? एआई को, और वो अपनी एक्सेप्शन रिपोर्ट में ये चीज़ को दे देगा। सो कुछ चीज़ों को आप क्या रखो, मैनुअल रखो। एंश्योर द प्रोसेस वर्क, इट इज स्टैंडर्डाइज बिफोर ऑटोमेटिंग, बोट्स डू नॉट इजीली अडेप्ट टू प्रोसेस चेंज। हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे कि आपने स्टैंडर्डाइज कर दी प्रोसेस, फिर कुछ भी प्रोसेस में चेंज करना हो इट इज़ वेरी कॉस्टली। एसएपी के अंदर कुछ भी आपको चेंज करना है ना तो इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। Automation introduce new challenges for organization. Don't forget about governance and data security in the risk framework. ये एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई रिस्क क्या,
डेटा शेयरिंग हो सकता है, ऑटोमेशन है, रिपोर्ट निकाल के मैंने किसी को शेयर कर दी, सो वो सारी चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है, राइट। चलो, सो ऑडिटर को क्या करना है हम, सो ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन। वो ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कैसे किया, परफॉर्म करेगा प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टू द कंपनी बिजनेस, क्या क्या चेंजेस हुए कंपनी के बिजनेस में, वो ये सारी चीज़ें चेक करेगा। सो बेसिकली उसका एरिया ऑफ फोकस क्या क्या रहेगा, सबसे पहले न्यू एक्टिविटीज़ क्या हुआ या चेंजेस क्या हुआ, जैसे ही वो डिजिटल ऑडिट करने जाएगा, भाई इस बार आपने नया क्या किया, सो न्यू एक्टिविटीज़ और चेंजेस टू एग्जिस्टिंग प्रोसेस, पहले वो पूछेगा। दूसरा, चेंजेस इन द वे द एंटिटी सिस्टम आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड एंड वेदर दीज चेंजेस इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क। अब जैसे आपने चेंज तो कर दिया, नया चेंज तो ला दिया, क्या ये नया रिस्क ला रहे हैं जिसकी वजह से नया कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, क्या आपने फिर RACM अपडेट की जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसकी रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स है विथ रेस्पेक्ट टू IT, क्या वो आपने चेंज की या नहीं की। फॉर एग्जांपल नई रिस्क आ गई कि डेटा शेयर इजीली हो सकता है, तो उस पर आपने क्या कंट्रोल लगाया है। Impact the new technology, how the organization obtain or generates and uses relevant quality information। चलो आपने चेंज लाए, ठीक है, चेंज लाए, नए रिस्क है, उसको भी आपने ओवरकम कर लिया, लेकिन ये इस चेंज को करने से आपको फ़ायदा क्या मिला वो आप हमको बताओ, क्या क्वालिटी इंप्रूव हुआ वो चीज़ आप हमको बताओ, ठीक है। फिर आता है सर मेरा ऑडिटिंग डिजिटली, ये पूरा रीड ओनली है, ये उड़ा दो। की फीचर्स और एडवांटेजेस हम लोगों ने सेम टू सेम ऊपर पढ़े थे, वो के वही है, ठीक है, ये सब उड़ा दो। अब आ जाओ सर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ वाइल अंडरस्टैंडिंग द IT एनवायरनमेंट। देखो अंडरस्टैंडिंग द IT एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई आज आप क्या कर रहे हो कि इंटरनल जो मेरा IT है, बेसिकली जो मेरा टेली है, जो मेरा SAP, उससे क्या क्या रिस्क हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, ITEC और ITGC। सो बेसिकली क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल और बेसिकली जनरल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, ये दो पे फोकस रहता है। सो ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंडिंग लेगा कि भाई SAP में क्या क्या प्रोसेस है आपका, टेली में क्या प्रोसेस है आपका, तो वो प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी, SOP क्या है उनकी, वो चीज़ें पता करनी। तो सबसे पहले ये पूछेगा ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंडिंग ले लेगा कि भाई आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हो अकाउंटिंग के लिए, टेली करते हो या SAP, पहली बात तो वो हो गया। तो जैसे ही SAP करेगा ऑडिटर को लगेगा कि भाई यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, टेली करेगा तो उसको लगेगा कि ठीक है एंटिटीज चल रही है। फिर डिटेल्स ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए उसके लिए आपका सेंट्रलाइज सर्वर होना चाहिए, लैन कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, रिमोट अगर आप कर रहे हो किसी को एक्सेस दे रहे हो तो वो सारे कंट्रोल प्रॉपर होने चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो आपको चेक करना पड़ेगा। पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है एंड प्रोसेस क्या फॉलो किए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सिस्टम, फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसेस ऑफ IT सिस्टम, वो सारी चीज़ें, एक्सटेंट ऑफ IT इंटीग्रेशन एंड IT रिस्क एंड कंट्रोल। जो भी आपने प्रोसेस चेंज की, जो भी आपने नया सॉफ्टवेयर लाई, उससे की वजह से आपने क्या नया रिस्क आइडेंटिफाई किया और नया कंट्रोल क्या था, न्यू कंट्रोल एंड न्यू रिस्क। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में आपको एप्लीकेशन कौन कौन सा है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पोरेट एंड स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस क्या है आपका, पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस क्या है, IT इंटीग्रेशन हो गया एंड IT रिस्क एंड कंट्रोल हो गया, ठीक है। देन मेरा आता है सर की एरियाज, व्हाट आर द की एरियाज फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड IT एनवायरनमेंट। कौन से की एरियाज है जिनको मुझे ध्यान ही रखना है, ये तो इंपॉर्टेंट एरियाज है। जैसे आप होता है ना कि CA फाइनल में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही IT एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ऑडिटर को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कैसा हो गया कि भाई सबसे पहले PR होगा, फिर PO होगा, फिर क्या होगा गुड्स रिसीट नोट, फिर होगा इनवॉइस, फिर बैंक से पेमेंट होगा। सो ये मेरा एक फ्लो हो गया किसका, परचेज ट्रांजेक्शन का। सो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ IT एनवायरनमेंट में नेचर एंड नंबर ऑफ स्पेसिफिक IT एप्लीकेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ IT एनवायरनमेंट। सो बेसिकली आप कौन सी IT एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, कौन सा आपका कंट्रोल आपने लगा रखा है, क्या फ्लो है ट्रांजेक्शन का, वो सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम में क्या बोल रहा है, हाउ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन फ्लोज इनटू थ्रू एंड आउट द एंटिटीज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो आपको ये देखना कि सिग्निफिकेंट सिस्टम एंटिटी ने क्या इंस्टॉल कर रखा है जिससे इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने PR 100 क्वांटिटीज़ का बनाया। सो क्या सिस्टम के अंदर इनबिल्ट कंट्रोल है कि PO भी मेरा 100 क्वांटिटी या उससे कम ही बनेगा। अगर जैसे ही मैंने 110 क्वांटिटी का बनाया PR के सामने तो वो मुझे सिस्टम क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या ऐसे सब कंट्रोल सिस्टम के अंदर है या नहीं है, ठीक है। फिर आता है सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल। आपने SAP और टेली के अंदर कौन सी चीज़ें मैनुअली कर रखी है, कौन सी चीज़ें
बोले तो ऑटोमेटेड कर रखी है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमेशा मैनुअली रहेगा। कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी एंटिटी इसको एसएपी में नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वो डंप करेगा और उसी से मैनुअली एक्सेल के अंदर वो हमेशा बनाएगा। ठीक है, सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल कौन सा है और मैनुअल कंट्रोल कौन सा है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, जैसे टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, बायोमेट्रिक्स और क्या बोलते हैं ड्रोन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर एसेस द कॉम्प्लेक्सिटी। भाई कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आईटी एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि एनी कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, सिग्निफिकेंट अगर आपने कोई चेंज किया, री इंजीनियरिंग कर दिया, सो वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। राइट, सो सबसे पहला हो गया मेरा फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कौन सा हो गया, मैनुअल और ऑटोमेटेड, टेक्नोलॉजी आपने कौन सी यूज़ की, और कॉम्प्लेक्सिटी। सो सिंपल सा ये मेरा जो की एरियाज थे फोकस के लिए, कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट सिस्टम, तीसरा आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल कौन सा है, फिर आपको क्या करना है सर, आइडेंटिफाई करना है टेक्नोलॉजीज यूज्ड एंड एसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। फिर आता है सर आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजेस फ्रॉम यूजेस। चलो आपने अंडरस्टैंड कर लिया आईटी एनवायरनमेंट को, भाई आपने पता कर लिया कि कौन सी एप्लीकेशन है, क्या चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन रिस्क क्या हो सकती है। अब आप जैसे ही आप टेली यूज़ करना चालू करोगे और एसएपी, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। फ़ायदा हमने समझ लिया, अब नुकसान क्या है इन सबको यूज़ करने का। सो सबसे पहले रिस्क में क्या हो सकता है, एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स के पर्सन को पीओ का एक्सेस दे दिया, क्या उसको ज़रूरत है, ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसे कंट्रोल होने चाहिए कि भाई पीओ का एक्सेस सेल्स वाला नहीं देख सकता, सेल्स वाला सेल्स के ट्रांजेक्शन देख सकता है, परचेज वाला परचेज के ट्रांजेक्शन देख सकता है। अकाउंट एंड फाइनेंस टीम है, सो उनको एंट्री करने का राइट दे देना चाहिए, लेकिन उनको वो नहीं देना चाहिए कि भाई पीओ का राइट क्या है, पीओ में क्या क्वांटिटीज़ है, पीआर की क्वांटिटीज़ है, बेसिकली पीओ कौन अप्रूव कर रहा है, क्या अप्रूव कर रहा है, उन सबको लेना देना नहीं है। सो सबसे पहले अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज बियॉन्ड दोज नेसेसरी, सेम टू सेम वही चीज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है ना, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं इन मास्टर फाइल। जैसे आपने कस्टमर है, कस्टमर का जो बैंक अकाउंट है, अब कस्टमर का फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है, तो किसी यूजर ने क्या किया, बैंक अकाउंट अपने नाम का बैंक अकाउंट डाल दिया अपना, सिस्टम के अंदर बैंक अकाउंट का नंबर जो है ना वो खुद का डाल दिया, और उससे सारे पेमेंट्स क्या हो रहे हैं, खुद को हो रहे हैं, वो छोड़ के भाग गया। सो ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती है। अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं टू आईटी एप्लीकेशन और अदर एस्पेक्ट, वो भी आपको चेक करना है। फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट आईटी एप्लीकेशन, भाई आपने आईटी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो वो हैंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसमें अंदर जो भी नए अपडेट्स आए हैं, अगर नए अपडेट्स आपने नहीं किए तो बेसिकली क्या होगा कि सिस्टम रिपोर्ट्स सही से नहीं देगा। फिर इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने सिस्टम को ऑटोमेटिक क्यों किया। डेटा लॉस और डेटा करप्शन कितना हो सकता है वो भी आपको चेक करना है। रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम, हाँ ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया तो अब आप क्या करोगे, तब आपने सिस्टम फॉर एग्जांपल ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर है वो आ गया तो फिर आपने कैसे इसको ओवरकम किया है, ये सारी आपकी रिस्क है। ठीक है, सिस्टम को इंटीग्रेशन एंड सिस्टम की कंपेटेबिलिटी, आप डेटा का बैकअप कहाँ ले रहे हो, सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है, कितना डेटा वो स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके 10,000 ट्रांजेक्शन है जिसका रिक्वायरमेंट है 100 GB का, और आपने जो स्टोरेज लिया है वो लिया 50 GB का, तो क्या चलेगा, ऑब्वियसली नहीं। अगर 100 GB की रिक्वायरमेंट है तो आपको 150 GB लेना पड़ेगा ताकि वो हैंग ना हो। राइट, सो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी रिस्क हो सकती है, ये सर आपको याद करना है, ये सर हमको याद करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए सर, सो सबसे पहले हाउ आईटी डिपेंडेंसीज अराइज। भाई आईटी पे हम लोग डिपेंडेंट क्यों होना शुरू हो गए, क्योंकि ऑटोमेटेड कंट्रोल है। कारण क्या है, डिजाइन इनटू द आईटी एनवायरनमेंट टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स। फॉर एग्जांपल भाई ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या होता है कि भाई डुप्लीकेट कस्टमर अकाउंट है वो क्रिएट नहीं हो सकता, पीओ की क्वांटिटी पीआर से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये ऐसे सारे कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो फिर हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह से रिपोर्ट एकदम बहुत बढ़िया आती है रिपोर्ट की, भाई पीओ का डंप दे दो कि जितने भी ट्रांजेक्शन है पुराने सालों के वो सारे दे दो, वेरिएंस एनालिसिस करके दे दो, तो इसके कारण हो गया। फिर कैलकुलेशन ईजी हो गया, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया। सिक्योरिटी ऑब्वियसली सिक्योर्ड है, ऐसे देखने जाए तो सिक्योर्ड भी है, ऐसे देखने जाए तो सिक्योर्ड नहीं है, बट फिर भी डेटा आपका काफ़ी सिक्योर रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर रखा है। सो फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट है वो सेल्स का डेटा नहीं देख सकता, सेल्स का डिपार्टमेंट है वो परचेज का डेटा नहीं देख सकता। इंटरफेसेस ऑब्वियसली आपने सिस्टम के अंदर बहुत सारे लॉजिक्स लगा रखे जिसके बियॉन्ड वो सिस्टम काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
फिर आता है सर मेरा व्हाट इज़ साइबर रिस्क। अब हमारा आता है सर एसेसिंग साइबर रिस्क। सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि भाई ऑडिटर को क्या आईटी एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट। फिर हम लोगों ने ये समझा कि भाई व्हाट आर द रिस्क क्या क्या हो सकती है। सो बेसिकली 4-5 टॉपिक हम लोगों ने खत्म किए। फिर आता है सर हमारा साइबर रिस्क। व्हाट इज साइबर रिस्क इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट। सबसे पहले साइबर रिस्क क्या होता है। साइबर रिस्क में बेसिकली क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विद द इंटेंशन क्या होता है, आपको डैमेज करने का, स्टील करने का, एक्सपोज करने का, ऑल्टर, डिसेबल और डिस्ट्रॉय डेटा। बेसिकली डेटा को डिस्ट्रॉय करने का, डेटा की बैंड बजाने की। सो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, और वो भी अनऑथराइज्ड हैकर। सो बेसिकली साइबर रिस्क क्या हो गया, मेरा हैकिंग हो गया। सिंपल अगर मैं बोलूँ इसको तो हैकिंग करके मुझे डेटा को डिस्ट्रॉय करना, कोई भी मेरा इंटेंशन मालाफाइड इंटेंशन हो सकता है। सो कैसे कैसे हो सकते हैं। सो सबसे पहला है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो क्रिएटेड टू डू हार्म टू ए कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर। सो बेसिकली इसके मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स है, रैंसमवेयर, फायरलेस मालवेयर, ट्रोजन, मोबाइल मालवेयर, ठीक है ना। सो बेसिकली ये सब क्या होता है, जैसे रैंसमवेयर में क्या होता है, आपको क्या होता है, एनक्रिप्ट विक्टिम डेटा ऑफर टू प्रोवाइड ए डिक्रिप्शन की इन एक्सचेंज फॉर ए पेमेंट। सो बेसिकली क्या होता है कि पेमेंट के लिंक पे आपको मेलिशियस लिंक दी जाती है। सो वो हो गया आपका रैंसमवेयर। फायरलेस मालवेयर क्या होता है, यूजेस नेटिव लेजिटिमेट टूल बिल्ट इनटू सिस्टम टू एग्जीक्यूट ए साइबर अटैक, डज नॉट रिक्वायर एन अटैकर टू इंस्टॉल एनी कोड। सो बेसिकली फायरलेस मालवेयर क्या होगा कि भाई सिस्टम में कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि आपको एक लिंक देगा, बेसिकली आपको एक नेटिव टूल्स देगा। सो उसकी वजह से आप जो भी डाउनलोड करोगे चीज़ें और उससे आपका क्या हो जाएगा, मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ट्रोजन क्या हो गया, ट्रोजन इज ए मालवेयर दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। काफ़ी बार होते हैं ना, जैसे अपन क्या बोलते हैं, जो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करते हैं, जिसको जो एक तो प्रीमियम, एक तो जैसे MS ऑफिस है उसका हम लोग प्रीमियम वर्जन यूज़ करें, बेसिकली पैसे दे के यूज़ करें। और एक MS ऑफिस का जो वर्जन है वो हम लोग जो बोलते हैं ना हैक्ड वाला वर्जन, हैक्ड वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे टेलीग्राम पे हमको मिल जाता है या काफ़ी जगह हमको मिल जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट, काफ़ी सारी साइट्स है वहाँ पे हम लोग मिल जाता है और हम लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमारा सिक्योर है, डेटा हमारा जा सकता है ईजिली। मोबाइल मालवेयर क्या हो गया, इज एनी टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू टारगेट मोबाइल डिवाइसेज। मोबाइल डिवाइसेज पे बेसिकली हमारी जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा मोबाइल में ही आजकल सेव होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डेटा हमारा आजकल व्हाट्सएप पे होता है। सारी बड़ी बड़ी डील्स भी आजकल लोग किस पे करते हैं, व्हाट्सएप पे, ठीक है। देन मेरा हो गया DOS अटैक्स। सो ये मालवेयर के टाइप्स थे। फिर हमारा DOS अटैक्स क्या हो गया, मेलिशियस टारगेटेड अटैक फ्लड ए नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशन। सो बेसिकली फॉल्स रिक्वेस्ट आपको आती रहेगी, आप उसको गलती से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये DOS अटैक हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो बेसिकली वो आपका क्या कर लेगा, एक्सेस कर सकता है ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन अकाउंट और अदर रिसोर्सेज, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन लॉस्ट डेटा। सो ये डेटा का लॉस नहीं करेगा, लेकिन डेटा को क्या कर देगा, आपका करप्ट कर देगा या डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। फिशिंग क्या हो गया, इट यूजेस ईमेल, SMS, फोन, सोशल मीडिया एंड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक टू एंटिस ए विक्टिम टू शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे काफ़ी बार हमने को आता है ना कि भाई आपको लॉटरी लगी है, आप हमको आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर शेयर करो, आपका पैन कार्ड का नंबर शेयर करो, फिर धीरे धीरे वो आपके ATM कार्ड तक पहुंचेगा। सो वो सारी चीज़ें हमको शेयर नहीं करनी। काफ़ी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नोटिफिकेशन आता रहता है कि भाई आपका या बैंक की तरफ से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या जैसे मैं SBI यूज़ करता हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका नोटिफिकेशन आता रहता है कि भाई आप अपने जो डेबिट कार्ड है उसका आप ना तो आप ID पासवर्ड शेयर करोगे, ना कभी आप उसका पिन शेयर करोगे, ना उसका कभी भी CNN नंबर शेयर करोगे। वो सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है। सो रिसीवी नंबर आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। सो फिशिंग में क्या क्या होता है, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्पीशिंग और विशिंग। सो ये 4 टाइप के अटैक्स होते हैं, ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ठीक है। फिर आता है सर स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, डिस्गाइजेस देमसेल्व्स एज ए नोन और ट्रस्टेड सोर्सेज। स्पूफिंग क्या होगा, अरे भाई हम तुम्हारे ही है, हम तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, वो वाली चीज़ है। सो हम तुम्हारे ही है, बस तुम डाउनलोड करो और बढ़िया से काम करो। सो बेसिकली क्या होगा, एक्सेस करेगा सिस्टम को और डिवाइस को, स्टील करेगा इन्फॉर्मेशन, एक्सटॉर्टिंग मनी और इंस्टॉल मालवेयर। सो वो सारी चीज़ें आप कोई कर सकते हैं। सो स्पूफिंग में क्या हो गया, डोमेन स्पूफिंग हो गया, फिर ईमेल स्पूफिंग हो गया, वो ईमेल के थ्रू और वो कोई डोमेन के थ्रू, ठीक है। फिर हो गया मेरा आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। बेसिकली वैलिड यूजर के क्रेडेंशियल हैव बीन कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जांपल पीपल यूज ऑफन सेम ID पासवर्ड। जैसे अभी अपन लोग हैं जनरली क्या करते हैं, ईमेल का, फ़ोन का, फिर मेरा बैंक अकाउंट का, सबका पासवर्ड जनरली अपन लोग सेम रखते हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो आइडेंटिटी बेस्ड अटैक में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल विक्टिम को या फॉर एग्जांपल अटैकर को आपका एक पासवर्ड पता चल गया तो वो दूसरे यही पासवर्ड हर जगह ट्राई करेगा। इनसाइडर थ्रेट क्या हो गया, करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल मैं आई वाज इन
आई वॉज इन रिलायंस फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के अंदर था, इमेजनरी है एकदम, रिलायंस के अंदर था, रिलायंस से मैं निकला तो उसका सिस्टम का मुझे पता था और मैंने सारे सिस्टम की रिपोर्ट वगैरह निकाल के मैंने क्या की उसके कॉम्पिटिटर को दे दी। सो ये क्या रिस्क हो सकती है? यस ऑब्वियसली हो सकती है। ये क्या हो गया मेरा इनसाइडर थ्रेट। DNS टनलिंग क्या होता है? DNS टनलिंग leverages domain name system give the hacker a route to unleash malware and or to extract data, IP or other sensitive information by encoding it bit by bit in series of DNS responses. So basically DNS टनलिंग क्या होता है कि ये डोमेन के थ्रू जाते हैं और सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। IoT बेस्ड अटैक में सिंपल क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली हैकर कैन अज्यूम कंट्रोल ऑफ डिवाइस, स्टील डेटा और जॉइन ए ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस। सो वो बेसिकली क्या सेम डोमेन पे चेक कर लेगा। आजकल क्या होता है कि जनरली आप कंपनीज पे जाते हो ना, तो कंपनी क्या करती है, 2 वाईफाई टाइप रखती है। एक वाईफाई रखती है जो उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, एक वाईफाई जो गेस्ट के लिए। सो वो नेटवर्क ही अलग अलग कर देती है ताकि आप क्या है कि इससे जुड़ ना पाओ और इससे कुछ आप इन्फॉर्मेशन निकाल ना पाओ। ठीक है, फिर स्टेजेस क्या है सर साइबर रिस्क की? आपको एसेस करना है साइबर रिस्क, उसका इम्पैक्ट पता करो और उसको मैनेज करो। सो एसेस में आपको क्या क्या करना है? आपको ये देखना है कि रैनसमवेयर डिसेबलिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन रैनसमवेयर के थ्रू हुआ है, कॉमन क्रिमिनल है या इंसाइडर का एक्टिविटीज़ है। ठीक है, इम्पैक्ट आप कैसे निकालोगे? इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क का इम्पैक्ट क्या हुआ? रेगुलेटरी कॉस्ट हो गया, आपका बिजनेस इंटरप्ट हुआ, डेटा लॉस हुआ, रैनसमवेयर हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हुआ, इंसिडेंटल रेस्पॉन्स कॉस्ट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और फाइन्स एंड पेनल्टीज। सो बेसिकली आपका डेटा में क्या हुआ? डेटा आपका लॉस हो गया, इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हुआ है, उसकी रेगुलेटरी कॉस्ट क्या है? ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और आप मैनेज कैसे करोगे साइबर रिस्क को? अंडरस्टैंडिंग लेने का, फिर आपको क्या करना है? एसेस करने का एग्जिस्टिंग IT एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम, आपका सिक्योरिटी प्रोग्राम कैसा है, फिर अलाइन करो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को विथ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और अंडरस्टैंड करो एक्सेप्टेड रिस्क। हाँ, कुछ ऐसी रिस्क होगी जो एक्सेप्टेड है कि भाई ये रिस्क मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है सर मेरा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये लर्न करना आपको इंपॉर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है रिस्क को, प्रोटेक्ट कैसे करता है एंड सेफगार्ड कैसे करता है अपनी एसेट्स को। सो मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है अपनी रिस्क को, बेसिकली IT रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस टू डिटेक्ट द अटैक्स, एनोमलीज एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू एडवर्स इवेंट। सो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या हो गया? आपको रिस्क आइडेंटिफाई करने का। रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट एंड डेवलप करोगे एक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है? आप भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जिससे आप रिस्क आइडेंटिफाई करोगे। सो बेसिकली आप क्या करोगे? मेंटेन एंड पीरियोडिकली रिव्यू करोगे आपका इन्वेंट्री ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन एसेट। ठीक है, जो भी इन्वेंट्री है, इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका आप पीरियोडिक रिव्यू करोगे कि भाई कहीं और वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। क्लासीफाई एंड प्रायोरिटाइज करो प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन एसेट। सो बेसिकली आपको क्लासीफाई करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो A कैटेगरी है, ये इन्फॉर्मेशन B कैटेगरी है, ये इन्फॉर्मेशन C कैटेगरी। अगर A कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। पीरियडिकली रिव्यू करो सिस्टम कनेक्टेड टू द नेटवर्क। भाई नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट एंड फाइनेंस का नेटवर्क अलग बनाया, तो आप ये देखो कि कोई अननोन नेटवर्क तो इसके अंदर अननोन नेटवर्क तो इसको कोशिश नहीं कर रहा है ना ज्वाइन करने की, जो आपका वाईफाई है, राइट। मैनेजमेंट शुड रिव्यू हाउ साइबर सिक्योरिटी रिस्क अफेक्ट इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IFCFR में वो कैसे इंपैक्ट हो सकता है, वो भी आपको मैनेजमेंट को रिव्यू करना है। एंटिटी शुड एस्टेब्लिश रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ये सब किसका होता है? IT टीम का काम होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि वाईफाई से वो एक रिपोर्ट निकालेंगे, रिपोर्ट में ये देखेंगे कि भाई हाँ ये यूज़र तो मेरे खुद के ही है, ये कंप्यूटर तो मेरे नॉन है, ये एक अननोन कंप्यूटर है, तो फिर उसका क्या करना है? आपको रिव्यू करना है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे रिस्क को? आपको फॉर्मल ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग के थ्रू कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बेसिकली आजकल क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेल करती है जानबूझ के, मलेशिया से मेल ऑर्गेनाइजेशन करती है, और गलती से आपने लिंक पे प्रेस कर दिया ना, तो वो फिर आपको एरर बोलेगा कि संजय बी टेक केयरफुल, ऐसा मेल आपको आ सकता है कि आपका प्रमोशन हो गया, आपको कंपनसेशन मिला है, आपका बोनस मिला है। सो उन मेल को आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, सो ऐसी आपको ट्रेनिंग्स देंगे। ठीक है, डिटेक्ट द रिस्क में क्या होगा? एंटिटी शुड हैव कंट्रोल। बेसिकली डिटेक्ट में क्या करना है? एंटिटी के पास कंट्रोल भी होना चाहिए, एंटिटी के पास प्रोसीजर भी परफॉर्म करनी है उनको पीरियोडिकली, ताकि वो रिस्क को डिटेक्ट कर पाए, रिस्क होने से पहले, या रिस्क हो गई तो टाइमली उसका क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके। टू आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड इंसिडेंट एंड टू असेस एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट। सो बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करने का और उसका एनालाइज करने का, उसका असेस करने का इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन एंटिटीज बिजनेस। फिर इवेल्युएट करने का उसका सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद सच रिस्क एंड इंसिडेंट एंड कंसीडर करने का टाइमली डिस्क्लोजर। सो बेसिकली ये चैप्टर आपको प्योर, देखो मैं आपको पहले से ही बोल देता हूँ, ये चैप्टर आपका प्योर रोट लाइनिंग वाला चैप्टर है। ठीक है,
ठीक है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है वहाँ हम दे रहे हैं, बाकी हमको पढ़ना है और फटाफट याद करना है। ठीक है, फिर हमको रेस्पॉन्ड करना है रिस्क को। ऑब्वियसली बात है, रेस्पॉन्स कैसे करेंगे हम लोग कि भाई फॉर एग्जांपल किसी इनसाइडर एम्प्लॉय ने किया तो उस पर फाइन पेनल्टी लगा देंगे, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रिस्क को रेस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एडिशनल कंट्रोल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, रिकवर फ्रॉम द रिस्क, ऑब्वियसली बात है, रिकवरली हम लोग कैसे करेंगे, एम्प्लॉय से वापस कंपनसेशन वसूल करेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हुई आपकी। ठीक है, अब सर मेरा आता है मेन, ये जो बीच के पार्ट है ये खाली हाईलाइट कर लेना है, ये रीड ओनली पार्ट है, रीड थोरोली कर लो इनको। ये जो पार्ट है वो आप रीड थोरोली कर लो, पॉज करके वीडियो को ये देख लेना, ये थोरोली आपको खाली रीड करना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा। एडवांटेज में कंफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव रहेगा। ठीक है ना, टाइम कैन स्प्रेड ओवर सर्वल वीक्स, फर्स्ट बैंड एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम और वाइडन द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर क्या कर सकते हैं, अपना स्कोप वाइडन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या, नेटवर्क का इशू, टाइम जोन का इशू, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का वायलेशन हो सकता है, रिमोट एक्सेस से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जा सकती है मेरी बाहर, और ऑडिट प्रोसीजर लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड स्टॉक टेकिंग कैन नॉट टेक प्लेस। सो ये सारी चीज़ें मेरी हो सकती हैं। फिर मेरा आता है सर व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो ये मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, सॉरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो सम एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या हो गया, डेटा एनालिटिक्स लाइक केट्स, ACL, इलेक्ट्रिक्स, पावर BI, केसवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड ब्लॉकचेन। सो ये सारी मेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हो सकती है। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक टेक्निक क्या होता है, सो बेसिकली डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रॉ डेटा को आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। सो जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। सो बेसिकली आप काफ़ी बार हम लोग करते हैं ना पाइवट यूज़ करते हैं ना, पाइवट टेबल एक्सेल के अंदर, वो भी एक क्या हो गया बेसिकली मेरा डेटा एनालिटिक टूल हो गया। ठीक है, सो हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ठीक है, इनसाइट्स पता लगा सके, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो पता लगा सकते हैं, और ग्रेटर एफिशिएंसी हमको मिल सके, और व्हाट इज़ द मोर एक्यूरेट फाइंडिंग, वो सारी चीज़ें हमारी हो सके। सो एडिट एनालिटिक क्या हेल्प करेगा आपको, टू डिस्कवर एंड एनालाइज पैटर्न। ठीक है, आइडेंटिफाई एनोमलीज और एक्सट्रैक्ट अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन द डेटा। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको हेल्प करेगा। Data analytics method used in audit are known as computer assisted auditing techniques or CAT. This also minimize the scope of missing out and key attributes. बराबर बात है। So इंडस्ट्रीज कौन कौन सी CAAT यूज़ करती है, सबसे पहला हो गया ACL ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ये सिंपल क्या करता है, ये सिंपल करता है लार्ज डेटा सेट्स टू फाइंड इरेगुलरिटीज और पैटर्न। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल परचेज रजिस्टर दिया, उसके 1 करोड़ ट्रांजेक्शन थे, अब ऑडिटर को सैम्पलिंग निकालनी है, वो ऐसा नहीं कर सकता टॉप 100 आइटम्स ले लिए, ऐसा नहीं। सो उसको अगर सैम्पलिंग निकालनी है, और वो भी ऐसे सैम्पलिंग निकालनी है जिसमें इरेगुलरिटीज़ वगैरह हो, तो वो कौन सा टूल यूज़ कर सकता है, ACL। इसका आपको अगर एग्जाम्पल पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। एनालिटिक्स क्या होता है, इट इज़ यूज टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा टू असर्टेन कंट्रोल। सो काफ़ी बार फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मेरी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जैसे ब्रांच हर जगह, हर स्टेट, हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, राइट, फिर हर विलेज, इन सब में, स्टेट के बाद हर कंट्री में भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, इन सबको कौनसो करना। बेसिकली ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, इन सब का रिपोर्ट कौनसो करके फिर क्या बनेगा हमारा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो कौन कर सकता है, इलेक्ट्रिक्स। वो डेटा टूल हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिर पावर BI क्या होता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, राइट। सो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रैल एक ब्रांच है, फॉर एग्जांपल मुंबई की ब्रांच है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अप्रैल का बिल आता है 1000 रुपीज़, मई का बिल आता है 1200, जून का बिल आता है 1500, जुलाई का बिल आता है 1700। ठीक है ना, सो इंक्रीजिंग ट्रेंड है मोटा मोटी। एंड अगस्त का बिल आ जाता है सीधा 10,000। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये एक आउटलायर हो गया। और यहाँ पे सितंबर का बिल क्या आ जाता है, 100 रुपये।
तो ये बिल मेरे लिए क्या हो गया, ये दोनों पॉपुलेशन, ये दोनों सैंपल मेरे लिए क्या हो गए, आउटलायर। तो हमको उसका रीज़न पूछना पड़ेगा कि चलो भाई 1000 से 1700 हम लोग समझ सकते हैं कि रीज़न हो सकता है। वैसे 1000 से 1700 भी बिग वेरिएंस है, लेकिन ठीक है कि भाई ब्रांच का पॉपुलेशन बड़ा, साइज़ बड़ा, फुटफॉल बड़ा, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन सीधा 10,000 आना, ऐसा तो क्या हो गया ब्रांच के अंदर, राइट। केसवेयर में क्या होता है, बेसिकली डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है एंड प्राइवेट टूल है दैट हेल्प इन कंडक्टिंग ऑडिट एंड एश्योरेंस सिक्योरिटी। बहुत सारी फर्म्स है, जैसे ये जो आउटसोर्सिंग फर्म्स होती है ना, वो केसवेयर यूज़ करती है ताकि उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रख सके। एंगेजमेंट लेटर आ गया उसके अंदर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ, वो सैम्पलिंग हो गया, कन्फर्मेशन हो गया, सब कुछ उसके अंदर आ सकता है। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होता है वो प्रॉपर। इसको तुम लोग अगर जूम करके देखोगे, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, एक्सेल कनेक्टर, ठीक है ना। फिर इसके अंदर प्रीपेड किसने किया, रिव्यू किसने किया, टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं, बहुत सारे असर्शंस के टाइप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी, ठीक है। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सर। फिर आता है सर हमारा ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट में आरपीए हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, मशीन लर्निंग, आईओटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या हो गया मेरा पार्ट ऑफ ऑटोमेशन हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिंग एनी डिवाइसेस टू द इंटरनेट। जो मेरा वाईफाई है, लैन कनेक्शन है, उसको सेंट्रलाइज सर्वर बना दिया, वही मेरा क्या हो गया, आईओटी। सो बेसिकली ऑडिट इम्प्लीकेशन, ऑडिटर को क्या ध्यान देना है, ऑडिटर नॉट बीइंग एबल टू रिलाई ओनली ऑन मैनुअल कंट्रोल, ऑडिटर में नीड टू स्कोप न्यू सिस्टम इनटू देयर ऑडिट, ऑडिट फर्म में नीड टू ट्रेन एंड अपस्किल ऑडिटर टू एंश्योर द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि भाई हमारे तो यहाँ सब कुछ बराबर है, हमारा तो यहाँ पे कंट्रोल बराबर है, आईटी कंट्रोल बराबर है, फिर भी आपको क्या करना है, ऑडिट फर्म्स को क्या करना है कि भाई उनको भी अपस्किल करना है, उनको भी नॉलेज देना है, किनको, अपनी टीम को, ताकि वो डिजिटली ऑडिट अच्छे से कर सके। कॉमन रिस्क क्या हो सकती है आईओटी के अंदर, डिवाइस हाईजैकिंग, डेटा साइफनिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अटैक्स, डेटा ब्रीचेज एंड डिवाइस थेफ्ट। सो ये आपको तीनों याद करने हैं। सो जो मैंने हाईलाइट किया, जैसे आईओटी होता क्या है, इसका ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या होगा और कॉमन रिस्क क्या होगा। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ए सिस्टम और मशीन दैट कैन थिंक एंड इवन लर्न। यही सिस्टम यूटिलाइज डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पे चलता है। जैसे लिंक्डइन है, तो फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, वो पूरा प्योरली एल्गोरिथम, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, वो सारा किस पे चलता है मेरा, बेसिकली एल्गोरिथम पे, कि जो भी मेरे लाइक्स आते हैं, जो भी मेरे कमेंट्स आते हैं, जो भी मेरा पॉपुलैरिटी है, वो सारी किस पे बेसिकली बेस्ड होती है, एल्गोरिथम पे, ठीक है। सो ऑडिटर शुड assess the effectiveness of algorithm and whether their output is appropriately reviewed and approved। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये आपका ऑडिट इम्प्लीकेशन हो गया। और कॉमन रिस्क क्या होगी, बेसिकली सिक्योरिटी और इनएप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन। एआई का सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है, एक तो सिक्योरिटी, और अगर आपने प्रॉपर्ली इनपुट नहीं डाला तो वो प्रॉपर्ली आपको आउटपुट नहीं देगा, और डेटा प्राइवेसी। सो आपको हर चीज़ में यही याद करना है, आपका सबसे पहले मीनिंग, फिर आपका ऑडिट इम्प्लीकेशन, देन आपका रिस्क, और आपका काम खत्म इजीली। ब्लॉकचेन क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है दैट इज सिक्योर थ्रू एनक्रिप्शन। ईच ट्रांजैक्शन इज वैलिडेटेड बाय ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट। इसका ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या होगा, आपको एप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेक करना है एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चेक करना है। और उसमें रिस्क क्या हो सकती है, इनएबिलिटी टू रिवर्स ट्रांजैक्शन, एक्सेस डेटा विदाउट द रिक्वायर्ड कीज, ठीक है। सो काफ़ी बार होता है कि भाई कोई एंट्री, मुझे बैकडेटेड एंट्री करनी है तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर मुझे क्या लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी मैंने लगा रखा है कि भाई बैकडेटेड एंट्री नहीं कर सकता मैं। फिर आता है सर मेरा NFT नॉन फंजिबल टोकन। सो बेसिकली इसका की फीचर क्या है, डिजिटल एसेट है, यूनिक है, और एक्सचेंज इजीली हो सकता है, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक है आप रीड ओनली कर लो तो भी चलेगा, बट ये आप कर लेना सर, मेरा ब्लॉकचेन, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्या होता है कि कुछ चैप्टर को क्या है कि आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने मेंशन कर दी तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। फिर आता है सर मेरा RPA, बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या बोलता है, RPA इज द ऑटोमेशन ऑफ, जैसे क्या होता है रिपीटेटिव प्रोसेस जो होती है ना परफॉर्म बाय यूजर, इट इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट इमुलेट ह्यूमन एक्शन इंटरेक्टिंग विद डिजिटल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली क्या होती है, रिपीटेटिव प्रोसेस को मुझे एलिमिनेट करना है, और ताकि मेरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े, ठीक है। ये आपको एक केस स्टडी है, ये आपको जस्ट एक फॉर द योर कंसेप्ट बिल्डर या कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो आपको इससे मिल जाएगी इजीली, ठीक है। बहुत ईजी केस स्टडी, आपको समझ आ जाएगा पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड करना है RPA प्रोसेस। ऑडिट इम्प्लीकेशन का मतलब क्या कि कोई चीज़ अगर क्लाइंट ने इंस्टॉल की तो फिर आपको क्या असर्टेन करना पड़ेगा, आपको चीज़ें क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो आपको अंडरस्टैंड करने का RPA प्रोसेस को, रिव्यू करने का सोर्स कोड को, और अंडरस्टैंड करने का उनके टूल्स को, ठीक है।
सो फिर मेरा कॉमन रिस्क क्या क्या होगा आरपीए का, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, मैनेजमेंट अगर चेंज हो गया तो वो रिस्क हो सकता है, और आरपीए की स्ट्रेटजी रिस्क हो सकती है। ये आरपीए टू चेक इंडेस इफको एफआर एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये आपका इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम, लेकिन ये प्योरली कंसेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा, जैसे पैरा रेफरेंस है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी पीपीई की। सो व्हाट इज द रेलेवेंट डेटा, व्हाट आर द रेलेवेंट कैलकुलेशन टू बी मेड, प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इफको एफआर बोले तो आईएफसी ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड ऑडिट प्रोसीजर मुझे क्या करना है। सो ये एक कॉलमर प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ आईटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं करना है, खाली एक बार रीड कर लेना। देन व्हाट आर द कंट्रोल कंसिडरेशन, हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है फॉर डिजिटल ऑडिट। सो बेसिकली एक तो हमको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लेनी है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस, कंसिडर करना रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द रिस्क विच कैन बी इमर्स्ड फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी, वो हमको देखना है, ठीक है। फिर डिजिटल अपस्किलिंग और स्पेशलिस्ट, व्हाट क्या बोलते हैं, हम लोगों को स्पेशलिस्ट भी हायर करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेली है, हमको टेली चलाना आता है, लेकिन हमारी फर्म को अगर एसएपी नहीं आता है तो हमको एसएपी एक्सपर्ट हायर करना पड़ सकता है, वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो सम एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, ये आपको याद करनी पड़ेगी सर, क्या क्या रिस्क हो सकती है, जैसे अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, ठीक है, एंड रिलायंस ऑन सिस्टम और प्रोग्राम डेटा, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा, आप रिलायंस कर रहे हो लेकिन पता चल रहा है कि भाई इनएक्यूरेटली प्रोसेस हो रहा है आपका डेटा, ठीक है। गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज बियॉन्ड दोज नेसेसरी, आपको एक्सेस मिल रहा है हद से ज़्यादा, जैसे सेल्स वालों को परचेज के ट्रांजेक्शन का, परचेज वालों को सेल्स के ट्रांजेक्शन, आप चेंजेस कर रहे हो इन मास्टर फाइल में, वो आपको देखना है। अनऑथराइज चेंजेस कर रहे हो सिस्टम और प्रोग्राम, ये आपकी रिस्क हो सकती है। फेलियर टू मेक नेसेसरी और अप्रोप्रिएट चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, ये आपकी रिस्क हो सकती है। मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है, लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा, वो हो सकता है। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर में रिस्क इंट्रोड्यूस कर दी, और साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें बोले तो ये सारी रिस्क आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी सर, एग्जैक्ट आपको याद करना है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया और आपको याद करना है, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा ध्यान रखने का, लॉस ऑफ डेटा, अनऑथराइज चेंजेस टू मास्टर फाइल, अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा, ठीक है, इनएबिलिटी टू प्रोसेस डेटा, रिलायंस कर रहे हैं हम लोग ऐसा डेटा पे जिसका जो गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर हमारा आ गया व्हाट आर द की स्टेप्स। की स्टेप्स क्या रहेगा ऑडिटर के लिए अगर टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है? तो सबसे पहले एक तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो हमको देखना है, ठीक है ना। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन पे कैसा इंपैक्ट हो रहा है वो हमको चेक करना है, और अप्रोप्रिएटनेस क्या है मैनेजमेंट के प्रोसेस का वो हमको चेक करना है। अब आती है सर हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ये कंप्लीटली आपको रीड ओनली करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है सर हमारा चैप्टर नंबर कौन सा 12 खत्म, ठीक है। सो बेसिकली 7-8 टॉपिक है, उनको छोड़ के मत जाओ, 4 से 8 नंबर। जैसे होता क्या है कि देखो काफ़ी बार क्या होता है कि पेपर टफ आता है ना, तो ये ऐसे चैप्टर है ना जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें रिजल्टली डायरेक्ट ही आएगा, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। तो ये वीडियो देख लेने का सिंपल, आपको क्या करना है, ये वीडियो देख लिया पूरा 1.5x में, ठीक है, बार बार आप 2x पे भी देख सकते हो। फिर आप इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, और कोई अच्छा अगर आपका जो ऑथर है, जैसे मैं पंकज गर्ग सर का बोलता हूँ, पंकज गर्ग सर के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लो, ठीक है। सो आपका काम ये फुल प्रूफ आपका हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आपका इजीली क्रैक कर लोगे, 4 में से 4 आप इजीली ला सकते हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने टॉपिक कटवा दिए वो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 टॉपिक है आपके यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखने हैं, 6 से 7 टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और आपका काम ईजी हो जाएगा। 40-45 मिनट का वीडियो है, और आपका इजीली 4 से 8 नंबर आपके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी बार 8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया और MCQ भी पूछ लिया, तो इजीली आप आंसर कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। चलो सर, हो गया मेरा काम, थैंक यू सो मच, एंड होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो, थोड़ा कमेंट भी करा करो, यही गुरु दक्षिणा, गुरु को गुरु नहीं मान सकते लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी दक्षिणा आपके भाई को दे दो, तो हम भी क्लियर हो जाए, हम भी अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस exams ahead, and all the best for your exams. Thank you.